नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। यूपी की कानपुर पुलिस एक बार फिर आरोपों के घेरे में है। इस बार आरोपी की वजह है एक लैब असिस्टेंट के अपहरण के बाद हत्या। 22 जून को लैब असिस्टेंट का अपहरण हुआ था। लाचार और परेशान परिजन उसे छुड़ाने के लिए चौकी प्रभारी, थानेदार से लेकर पुलिस अधीक्षक तक के चक्कर लगाते रहे। पुलिस अधिकारी आश्वासन की घुट्टी पिलाते रहे। पुलिस के कहने पर परिजनों ने जैसे तैसे जुगाड़ कर 30 लाख रुपए की फिरौती भी दे दी, लेकिन फिरौती देने के बावजूद अपहरणकर्ताओं ने लैब असिस्टेंट की हत्या कर दी। पुलिस ने कुछ युवकों को पकड़ा, तब लैब असिस्टेंट संजीत यादव की हत्या का खुलासा हुआ। अब आक्रोशित परिजन पुलिस की लापरवाही के कारण हत्या का आरोप लगा रहे हैं। युवक के परिजन उसकी हत्या की खबर सुनते ही पुलिस पर भड़क उठे। संजीत की बहन चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि थानेदार, चौकी प्रभारी और पुलिस अधीक्षक ही मेरी भाई की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। बताया जाता है कि कानपुर के बर्रा इलाके में रहने वाले संजीत यादव का 22 जून को अपहरण हो गया था। अपहरण करने वालों ने घर वालों से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। एक भाई का दोस्त है जिसको हमने देखा था और नहीं मेरी पहचान। एक महिला भी पकड़ी गई उसमें। उसकी हमें कोई पहचान नहीं, मेरा नहीं उससे संपर्क है। अच्छा, पुलिस कह रही है कि आदमी ने पैसा नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है, पैसे दिए गए हैं। पैसे दिए हैं। दो शादी के लिए कैसे आखिर फोड़ के पैसे इकट्ठा किए थे। अपने बच्चे को अचार और पूरी बेच देते थे कि 4 पैसा इकट्ठा होगा, मेरे बच्चों के काम आएगा। दिए अचार बार दिए। पैसे थे मेरे। मारो गोली, कहो पुलिस से कि गोली मार के कबलाओ कि नहीं थे पैसे थे। हमने पैसे कैसे, मोदी जब नोट बंद करवाए थे कितना किसके घरों में निकला था, तब कहाँ चली गई थी प्रशासन कि जलाया गया था बोरा नोट जलाया गया था, तब प्रशासन नहीं देख रही थी क्या? आज 5 आरोपी पकड़े गए। हम देखेंगे तो पहचान लेंगे। तो कानपुर में लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के हत्या के मामले में उठ रहे तमाम सवालों के बीच पुलिस विभाग में ताबड़तोड़ कार्रवाई भी जारी है। अब इस मामले में 7 और पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। इससे पहले सीओ मनोज गुप्ता और एएसपी अपर्णा गुप्ता समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। थाना प्रभारी रणजीत रॉय और चौकी इंचार्ज राजेश कुमार को भी सस्पेंड किया जा चुका है। यानी अब तक कुल 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इस मामले में अब तक 5 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। अब इस केस में एडीजी बीपी जोंगदंड को जांच सौंपी गई है। यह पता किया जाएगा कि पीड़ित परिवार ने फिरौती दी थी या नहीं। कानपुर अपहरण कांड में लैब टेक्नीशियन की मौत के बाद पुलिस ने कई खुलासे किए। पुलिस ने बताया कि संजीत की हत्या की साजिश रचने वाला उसका दोस्त ही था जो उसके साथ लैब में काम करता था। दरअसल पुलिस ने संजीत यादव केस में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने पूछताछ में पुलिस को बताया कि संजीत की हत्या 26 से 27 जून की रात में कर दी गई थी। आरोपियों ने बताया कि उन्हें फिरौती की रकम नहीं मिली थी। परिवार के किडनैपर्स को 30 लाख रुपए की फिरौती देने के आरोप में आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा, पीड़ित के रिश्तेदारों का दावा है कि किडनैपर्स को 30 लाख रुपए की फिरौती दी गई, लेकिन अभी तक की जांच में हमें पता चला है कि आरोपियों को फिरौती की रकम नहीं मिली। हम सारे पहलुओं से केस की जांच कर रहे हैं। देखिए, 22 जून को रंजीत यादव नाम के एक व्यक्ति का, जब वो हॉस्पिटल से निकला था, लैब टेक्नीशियन था ये व्यक्ति, उसका अपहरण कर लिया गया था। आज जब इस घटना का पर्दाफाश हुआ है तो इसमें इसके अपने ही 2 साथी जो उस लैब में पूर्व में काम करते थे, इसके दोस्त थे, वही इसमें इस अपहरणकर्ता में सामने आए हैं। इसके अलावा एक ज्ञानेंद्र यादव नाम का व्यक्ति जिसकी गाड़ी से अपहरण किया गया था, 4 पहिया गाड़ी से, वो इसका मास्टरमाइंड निकला है। वो उस गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। साथ ही ये जानकारी में आया है पूछताछ के दौरान कि 22 तारीख को अपहरण करने के बाद 26 तारीख की रात्रि में अपहृत व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया। उसके उपरांत इन्होंने इस व्यक्ति की हत्या कर दी और बॉडी को नहर में फेंक दिया था। और हत्या करने के उपरांत 29 तारीख को पहली बार इन्होंने घर वालों से फिरौती हेतु पैसे की मांग करी। पुलिस लगातार इस पर काम कर रही थी और 5 व्यक्तियों को इसमें आज गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस मोटरसाइकिल से अपहृत व्यक्ति हॉस्पिटल से निकला था, इनकी निशानदेही पर वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। देखिए, पुलिस की अभी तक जो जांच हुई है, जो अपहृतकर्ताओं से बातचीत हुई है और जो हमारी पुलिस टीम ने ऑपरेशन अंजाम देने का पूर्व में प्रयास किया था, तो उसके अनुसार अभी तक हमारी जांच में पैसा देने की बात नहीं आई है।
लेकिन परिजनों ने भी एक बार मीडिया के सामने ये कहा था कि उन्होंने कोई पैसा इसमें नहीं दिया है, लेकिन उसके बाद वो अपने बयान से पुनः बदले हैं और पुनः उन्होंने कहा है कि हमने पैसा दिया है। तो अब इस बिंदु पर नए सिरे से पुनः हम जांच कराएंगे और जैसा होगा अवगत कराया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत, मैं अपडेट चाहूंगी इस मामले पर। संजीत यादव की हत्या कर दी गई है, हालांकि अभी कार्रवाई की जा रही है। हम देख पा रहे हैं कि 11 पुलिसकर्मियों पर गाज गिर गई है। और क्या कुछ अपडेट मिल रही है इस मामले में? देखिए पल्लवी, जिस तरीके से कानपुर के संजीव यादव हत्याकांड ने आज योगी सरकार की किरकिरी कराई है, कहीं ना कहीं विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार आ गई है। सबसे पहले पूरे घटनाक्रम को हमको समझना होगा। 22 जून को इसका अपहरण होता है, ये गायब होता है। 26 जून को FIR दर्ज होती है। 13 जुलाई को अपहरणकर्ता पैसे की मांग करते हैं और एक जगह तय होती है कि वहां पर पैसा पहुंचाना है। पुल के ऊपर से, यानी कि ओवरब्रिज के ऊपर से 30 लाख रुपए फेंके जाते हैं और जब तक पुलिस आगे जाकर के और टन लेकर के पुल के नीचे आती है, अपहरणकर्ता चंपत हो जाते हैं वहां से। और उसके बाद कल रात में पुलिस पुष्टि करती है कि उसकी हत्या कर दी गई है। कई गिरफ्तारियां हुई हैं, कई पुलिस वालों के निलंबन हुए, लेकिन अब ये सब खाना पूर्ति है, क्योंकि DSP लेवल का एक अधिकारी वो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है कि सीधे तौर पर अगर क्या कोई प्लानिंग नहीं थी? क्या जहां पर पैसा गिराना था वहां पर पुलिस नहीं खड़ी थी? क्या फोर्स की कमी थी या नेटवर्क की कमी थी? एक बहुत बड़ी लापरवाही। उसके बाद दबाव बनाया जाता है संजीव के पिता पर कि कहिए कि नकली नोट है, और कहीं ना कहीं एक पूरा जो तमगा है वो लग जाता है पीछे इस बात को साबित करने में कि नकली नोट थे। जब SSP के ऑफिस पर ये जाकर के धरना प्रदर्शन करता है परिवार, उसके बाद ये मामला हाईलाइट होता है और नतीजा कुछ भी नहीं निकला। जिस तरीके से हाईटेक पुलिस की बात होती है, देखिए सबसे अहम बात आपको बताना चाहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश में कमिश्नरी लागू करने की बात हो रही थी तो कानपुर भी उनमें से एक शहर था कि यहाँ पर भी कमिश्नरी लागू करी जाए, लेकिन कमिश्नरी लागू नहीं हुई। और जो SSP आए हैं वो शायद कानपुर को या तो समझ नहीं पा रहे हैं दिनेश कुमार पी, और या फिर कानपुर के लिए नए हैं, क्योंकि लगातार एक के बाद एक जिस तरीके के कांड हो रहे हैं, कानपुर पूरी तरीके से कांडों से फेमस हो गया है और लगातार कार्रवाइयां हो रही है। और इस पर ADG लेवल के अधिकारी जांच कर रहे हैं और जो भी लोग इस मामले में लापरवाही जिन्होंने बरती है उनके ऊपर कार्रवाई करी जा रही है। जी, लेकिन बात तो वही है ना, अब तो आप कार्रवाई करेंगे ही। अब तो आपके हाथ में रह क्या गया? इससे पहले क्या किया? हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते का ही रिकॉर्ड उठा लीजिए, रोजाना एक ना एक नया मामला सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार की किरकिरी आखिर कब तक ना हो? कब तक वो विपक्ष पर दोष मढ़ते रहेंगे? देखिए पल्लवी, सीधे तौर पर जब तक मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं कागजों पर तीर चलाने वाले, गरीबों पर जुल्म ढाने वाले वो अधिकारी हैं जो कागजों पर आंकड़ों का खेल करते हैं कि हमने कानून व्यवस्था में इतनी बढ़ोतरी करी है, इतने केसेस पिछले सरकार के मुकाबले कम हो गए हैं, इतने हमने एनकाउंटर किए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जब तक चौकी थाने स्तर तक कार्यवाही नहीं पहुंचेगी, ADG DG लेवल पर कार्रवाई करना एक जगह सही है, लेकिन जब तक थाने लेवल पर कार्रवाई नहीं पहुंचेगी, कहीं ना कहीं यूपी पुलिस को इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि थाने लेवल पर भ्रष्टाचार बढ़ा है, थाने लेवल पर लापरवाहियां बढ़ी है, पुलिस बेलगाम हुई है, क्योंकि अधिकारियों को कमान ज्यादा दी गई है सरकार में मंत्रियों और नेताओं की अपेक्षा। कहीं ना कहीं इसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है, मुख्यमंत्री को गुमराह किया जा रहा है, और जब मामला सामने आता है तब मुख्यमंत्री नाराज होते हैं, कार्रवाई करते हैं। लेकिन यूपी पुलिस पर उंगलियां उठना वाजिब है, क्योंकि इस तरीके की लापरवाही एक DSP रैंक की एक अधिकारी अपर्णा जो इस तरीके की बातें करती है कि ओवरब्रिज में वहां से कहीं उतरने का रास्ता नहीं था, तो सीधे तौर पर एक अनभिज्ञता ये वाली बातें हैं, क्योंकि अगर पूरी प्लानिंग करी जाती तो कहीं ना कहीं अपहरणकर्ता को पकड़ा जाता उनको और संजीव आज जिंदा होता। सीधे तौर पर जिस तरीके का ये कांड हुआ है कानपुर में बिकरू गांव के बाद अभी एक ऐसा कांड है जिसमें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है, और यूपी पुलिस को कानपुर को पूरी तरीके से बदलने के लिए वहां के सिस्टम को बदलना होगा, वहां एक एक थाने चौकी पे जो वर्षों से जमा है उनको हटाना होगा, तभी जाकर के लापरवाहियां दूर हो पाएंगी। जी बिल्कुल पुनीत, और अब तक क्या किया गया है इस मामले में? चलिए, आपने पुलिस कर्मियों पर गाज तो गिरा दी है, 5 आरोपियों को भी आपने गिरफ्तार कर लिया है, मुआवजे का मरहम भी लगा ही दिया गया होगा अब तक तो? देखिए खाना पूर्ति है ये, सीधे तौर पर जो आरोपी थे अब वो पकड़ में भी आ गए हैं, मुआवजे का मरहम भी लगा दिया गया है। एक ADG लेवल के लखनऊ हेडक्वार्टर से अधिकारी गए हैं जो इस मामले की जांच कर रहे हैं कि पैसा फिरौती की रकम दी गई थी या नहीं दी गई थी। SHO हैं, सिपाही हैं, इनके साथ CO और डिप्टी SP जो थे उनको सबको सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित किया गया है। लेकिन अब कार्यवाही का लकीर पीटने जैसा काम है कि लकीर पीटी जा रही है, क्योंकि सीधे तौर पर अपहरणकर्ता उसकी हत्या कर चुके हैं और कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही खासा भारी पड़ी है। SSP ने जब टीम गठित करी थी उसके बाद भी कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा और सीधे तौर पर संजीव की हत्या हुई है। और अब
मुआवजे का मरहम लगा करके मामले को दबाने का प्रयास हो रहा है। विपक्ष सवाल उठाता है तो उसे उसके कार्यकाल की याद दिलाने लगते हैं, लेकिन समझने वाली बात होगी कि विपक्ष के कार्यकाल में जो था जनता ने उसका जवाब दिया, और सीधे तौर पर अब जो है जनता देख रही है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मी शहीद होते हैं, उसके बाद कानपुर के बर्रा थाने से इस तरीके का मैटर निकलता है। और एक अहम बात आपको बताना चाहूंगा कि जब फिरौती की रकम लेकर के अपहरणकर्ता चंपत हो गए, उसके बाद परिवारजनों ने जब डिप्टी एसपी से सवाल किए, इंस्पेक्टर से सवाल किए, तो रंजीत राय जो इंस्पेक्टर थे बर्रा के, उन्होंने साफ तौर पे कहा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्रांसफर ही तो होगा। कहीं ना कहीं पुलिस वालों के ऊपर जो लापरवाही भरी कार्रवाइयां होती है, ट्रांसफर कर देना इलाज नहीं है। अगर गलती है तो सीधे तौर पर सजा मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं पुलिस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वो पुलिस जो चालान काटती है, वो पुलिस जो हेलमेट ना लगाए हो तो उसको ऐसे दौड़ा के पकड़ती जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो, और जब ऐसा लापरवाही भरा रवैया आता है तो कहीं ना कहीं पुलिस सीधे तौर पर सफाई पेश करने लगती है। सबसे ज्यादा लापरवाही रही है कानपुर पुलिस की, और कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्ट अधिकारी भी सम्मिलित है, क्योंकि सीधे तौर पे कहीं ना कहीं नेटवर्कर जो थे, जो अपहरणकर्ता थे, उनकी बातचीत जरूर हुई होगी। कहां पर लापरवाही हुई, क्या इस पूरे गेम में कोई सम्मिलित था? अगर सही से कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरीके के जो मामले हैं वो यूपी में सामने आते रहेंगे। जैसा कि हम आप देख रहे हैं, लगातार एक के बाद एक बड़े मामले सामने आ रहे हैं और योगी सरकार की किरकिरी हो रही है। अधिकारियों पर भी भरोसा करना मुख्यमंत्री को छोड़ना होगा, और कमांडिंग पूरी तरीके से कसनी होगी, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी होगी, बड़े लेवल से लेकर के नीचे लेवल तक कार्रवाई करेंगे, तभी जाकर के कानून व्यवस्था सुधर पाएगी। जी बिल्कुल पुनीत, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। बीजेपी के नेता इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदीप सिन्हा जी। सर, आप अपने हिसाब से कोई रिएक्शन दे दीजिए इस मसले पर। सवाल तो अब मैं क्या पूछूं आप लोगों से? नहीं, आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। कैसे, किस मुंह से सर पूछूं? रोजाना एक नया मामला उत्तर प्रदेश से सामने आ रहा है, और सर छोटे मोटे मामले नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। क्या वो 5 अपहरणकर्ता जो थे वो पुलिस से ज्यादा तेज थे क्या? देखिए, चुनौतियां तो, और चुनौतियों से सरकार जिस तरह से निपट रही है वो आप सबों के सामने है। और मंत्री कहाँ है? प्रदीप सिन्हा जी, आपके कानून मंत्री हैं कहाँ? इस केस में भी जिस तरह से थोड़ी कार्रवाई हुई है, जो भी बातें पीड़ित के परिवार ने कही, इस आधार पर चौकी इंचार्ज सहित एएसपी और 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि सस्पेंड करना ही इलाज नहीं है, सजा मिलनी चाहिए। उनको कानून की जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी आरोपी के खिलाफ जब जांच होती है तो समय लगता है, और उसके उपरांत आप उसके खिलाफ आप शायद उनकी बात सुन नहीं पाए प्रदीप सिन्हा जी। उनका ये कहना था कि जो भी पुलिसकर्मी इन मामलों में मिली भगत पाई जाती है, उनका सिर्फ ट्रांसफर कर देना ही एक हल नहीं है, कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहे थे जो आज मामला सामने आया है। तमाम यूपी से ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पुलिसकर्मियों की मिली भगत सामने निकल कर आती है। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनका यही कहना था कि ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होना जरूरी है, उनको सजा देना जरूरी है, तब जाकर हालात सुधरेंगे। नहीं, मैं उसी पर विषय पर बोल रहा था ना कि सजा कब होती है। इन्वेस्टिगेशन होगा, उनके खिलाफ साक्ष्य जुटाए जाएंगे, कोर्ट में मामला जाएगा, वहां पर प्रोसीडिंग होगी, सुनवाई होगी, उसके उपरांत ही तो उनको दोषी ठहरा के सजा दी जा सकती है। ऐसा तो है नहीं कि बस ऑन द स्पॉट उनको खिलाफ सारी दोष सिद्ध कर दिए जाए। अब जहां तक बात है कि जो पीड़ित परिवार है उनके प्रति हमारी सहानुभूति है, और जो बातें सामने आ रही हैं, अगर पुलिस की मिली भगत है तो इन्वेस्टिगेशन होगा, उस जांच के दौरान जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि योगी सरकार ने जिस तरह से पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्ती की है कि जो लोग राज्य की छवि खराब करना चाहते हैं, जो सरकार की मंशा को विफल करने की कोशिश करना चाहते हैं पुलिस वाले, कहीं ना कहीं अपराधी तत्वों को मनोबल बढ़ा हुआ है, तो सरकार उनके खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। प्रदीप जी, आप हमारे साथ लगातार ऐसे ही बने रहिए, इस मसले पर चर्चा जारी रहेगी। पुनीत, मैं एक सवाल आपसे ये लेना चाहूंगी कि अभी इस मामले की जांच किसे सौंपी गई है? देखिए, सीधे तौर पर जो एडीजी हैं लखनऊ में हेडक्वार्टर में, उनको इस मामले की जांच सौंपी गई है, और कहीं ना कहीं सरकार ने रिपोर्ट मांगी है कि सीधे तौर पर इसकी रिपोर्ट सरकार को चाहिए। जो डिप्टी एसपी थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, और कहीं ना कहीं अब सरकार का सख्त चेहरा नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री इस घटना से खासा खफा है। सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिल रही है, गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या हुई है, उससे मुख्यमंत्री काफी खफा है। कानपुर में जो लगातार कांड हो रहे हैं, बड़े अफसरों पर गाज गिर सकती है, यहाँ
के कप्तान बदले जा सकते हैं सीधे तौर पर। और कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यह मामला सामने आया है 22 जून से लेकर के, और कहीं ना कहीं 1 महीना हो गया और आज 25 जुलाई हो गई, और इस तरीके की लापरवाही भरे कदम इस मामले में उठाए गए, गंभीरता से इस मसले को नहीं लिया गया। जबकि अपहरण का मामला था, अपहरणकर्ता कोई बहुत प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं थे और कहीं ना कहीं पुलिस से 2 कदम आगे थे। हालांकि वो प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं थे, उसके बाद वो पुलिस से 2 कदम आगे थे, तो इसमें पुलिस की लापरवाही साफ नजर आ रही। मुख्यमंत्री इससे खाता खपा है। मेरा जो सबसे बड़ा सवाल था सीधे तौर पर पल्लवी, गाजियाबाद में हमारा पत्रकार साथी, एक पत्रकार जोशी की हत्या होती है और सीधे तौर पर जो व्यक्ति उसकी भांजी को छेड़ता था उसको वहां पर संरक्षण देने वाला चौकी इंचार्ज था, और सीधे तौर पर वहां के जो एसएसपी हैं कलानिधि नैथानी, उन्होंने उसको निलंबित कर दिया। लेकिन जब उसने एसएसपी के यहाँ कंप्लेन करा था, जब उसने सीओ के यहाँ कंप्लेन करी थी, तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई? जब पत्रकारों की नहीं सुनी जाएगी तो आम जनता की क्या सुनी जाएगी? इन्हीं के विधायक लिखते हैं फेसबुक पे कि ऐसा भ्रष्टाचार मैंने नहीं देखा। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अब जरूरत है कि उनकी बात को सुना जाए, इस बात को समझा जाए कि ग्राउंड लेवल पर चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं। कागजों पर आंकड़े कुछ और दर्शाए जा रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर कुछ और है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पार्टी है भाजपा, और उत्तर प्रदेश में खासा मजबूती से कार्यकर्ताओं से बातचीत करके समीक्षा करी जाए कि आखिर उनके थाना क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है वो क्या सही हो रहा है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अगर उपेक्षा होगी, लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, उच्च अधिकारियों तक लोग जाते हैं और बात नहीं सुनी जाएगी, तो ऐसे मामले निकल करके सामने आते रहेंगे। गाजियाबाद के सवाल को लेकर के मैंने कहा था कि जो भ्रष्ट या अपराधियों से मिली भगत रखने वाले पुलिस वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनका ट्रांसफर जिला बदर होने चाहिए और जिले से कम 200 किलोमीटर दूर भेजे जाने चाहिए, ताकि उनका कोई संपर्क वहां पर ना रहे। एक इस तरीके का बदलाव ला करके कानून व्यवस्था को सुधारा जा सकता है। जी बिल्कुल, इस दिशा में बहुत कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रदीप सिन्हा जी, कागजों से ऊपर उठिए सर, जमीनी हकीकत को देखिए, आंखें मूंद कर बैठने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, हकीकत देख रहे हैं, तभी तो आपने देखा होगा कि विकास दुबे के खिलाफ जिस तरह से त्वरित विकास दुबे का मैटर छोड़िए सर, विकास दुबे छोड़िए, उसके बाद से ही तमाम मामले सामने आ गए हैं। प्रदीप जी, उसके बाद से ही तमाम मामले सामने आ गए हैं सर। 1 महीना हो गया, एक युवक का अपहरण हुए, आपको बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है? मैं क्या बोलूं आपको सर? नजर आ रहा, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो आरोप लगाए गए परिवार वालों के द्वारा कि पुलिसकर्मी कहीं ना कहीं फिरौती की रकम दिलाने में उनके साथ थे, अपराध कर्मियों के साथ। अब पुलिस जो सारी कहानी बता रही है उस पर प्रशासन को भरोसा नहीं है, इसलिए वरीय अधिकारी को जांच का जिम्मा दिया गया है कि वैसे अधिकारियों को चिन्हित करें जो इस केस में कहीं ना कहीं संलिप्त है। और अपहरण की घटना के 5 दिन बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और पुलिस को आज तक अगर पता नहीं चल रहा है कि उसकी बॉडी कहाँ गई, तो मैं समझता हूँ कि पुलिस के प्रोफेशनलिज्म पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ जो है एक सूत्र इकट्ठा क्यों नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस लोकल लेवल पे वो सूचनाएं नहीं दे रहा है जो पुलिस के मनोबल को और कार्यशैली को प्रभावित करती है। देखिए सर, जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है इस समय हम देख पा रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, नीचे के कर्मचारी बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते हैं। आपके ही मंत्री जी की किरकिरी हो रही है, आपके ही मुख्यमंत्री की किरकिरी हो रही है। भले ही आपके मुख्यमंत्री तमाम कोशिशें कर रहे हो, लेकिन उनकी वो कोशिशें धरातल पर रंग नहीं ला रही, और ये बात आपको माननी होगी। जो भी आप जिस तरह से काम कर रहे हैं सर, पूरी कार्यशैली बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये पहला मामला सामने नहीं आया। 1 हफ्ते का ही रिकॉर्ड उठा लीजिए, मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहूंगी प्रदीप जी, 1 हफ्ते का ही यूपी का रिकॉर्ड उठा लीजिए सर। देखिए, ये तो रोग पुराना है। आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं रोग पुराना है और इस बार हम सख्ती कर रहे हैं। आप यकीन रखिए, आप आने वाले दिनों में परिवर्तन देखेंगे और वैसे पुलिसकर्मी जो कहीं ना कहीं साधना करते हैं अपराधियों से, अपराधियों का मनोबल बढ़ाते हैं, उनको संरक्षण देते हैं, ऐसे पुलिसकर्मी बच नहीं पाएंगे और वर्दी को दागदार करने वाले लोग निश्चित रूप से पुलिस महकमा से बाहर भेजे जाएंगे। लेकिन बात तो वहीं घूम फिर कर आ जाती है ना, जब आप सत्ता में आए थे तो अपराध के नाम पर लंबे चौड़े भाषण दिए गए, तमाम वादे किए गए, उन वादों का क्या? कैसे जनता का विश्वास बना रहेगा कानून व्यवस्था पर? नहीं, देखिए, भाषण की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि योगी सरकार ने विगत 3 साल में कार्रवाई करके भी दिखाई है। और जब मट्टी पलित हो रहा है सर, वो इसी 1 महीने में मट्टी पलित हो चुका है। जिन 3 सालों की आप बात कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई की जाती है तो एक खेमा उठ खड़ा होता है उनके समर्थन में। तो कहीं ना कहीं वैसे भी संरक्षण देने वाले लोग हैं समाज में, चाहे वो पॉलिटिकल हो या पुलिस महकमा के अंदर हो या समाज के लोग, तो वैसे लोगों की मानसिकता भी बदलनी होगी समाज के साथ कि अब अपराध को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
ठीक है, और उसके लिए सबसे पहले आप कोशिश ये कीजिए कि अपनी पुलिस व्यवस्था की मानसिकता बदल पाएं। आपके जो पुलिस कर्मी बिल्कुल, हैं बिल्कुल। उनको जी, जी। बदलिए, विपक्ष को छोड़िए सर, समाज को छोड़िए, उनकी तो वो अपने हिसाब से बदलेंगे, लेकिन पहले देखिए, आप अपना जो घर है संरक्षण जिस पर आपका अधिकार संरक्षण है कौन उसको देता तो है? सुधारिए। संरक्षण कौन देता है अपराधियों को? सत्ता में तो आप है सर। समाज से ही मिलता है संरक्षण। अब कुछ पुलिसकर्मियों के भी नाम आते हैं, कुछ राजनीतिक दलों के नाम आते हैं, तो उन सारे लोगों को एक साथ साधना होगा और साधने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप यकीन रखिए कि परिणाम बिल्कुल आपको सुखद दिखाई देंगे आने वाले दिनों में। देखिए, कोई भी सरकार ये दावा नहीं करती है कि बिल्कुल उसके राज्य में जीरो किलिंग्स होगी, जीरो मतलब आप कह सकते हैं कि कोई अपराध नहीं होगा, इस तरह तो कोई दावा नहीं कर सकता। लेकिन अपराधियों के मन में कानून के प्रति भय हो, कानून को लेकर भय हो, ये हम जरूर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। कांग्रेस के नेता संदीप त्रिपाठी जी भी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं इसी मसले पर चर्चा के लिए। संदीप जी, जो भी आज घटनाक्रम हुआ, हम देख रहे हैं कि संजीत की हत्या कर दी गई, 1 महीने से उसका अपहरण कर रखा था उसका, और आज उसकी आखिरकार हत्या कर दी गई। उसकी बॉडी भी शायद अभी तक तो नहीं मिल पाई है, मुझे आखिरी जो जानकारी मिली थी। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस मसले पर। पहली बात तो उनके परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जी। और जो है इस दुख की घड़ी में कांग्रेस परिवार उनके साथ है, उनके परिवार के साथ में है। और जहाँ तक हमारे मित्र कह रहे थे कि संरक्षण मिलता है, समाज से संरक्षण मिलता है और कार्रवाई हो रही है, तो 3 साल से भैया आप क्या कर रहे हो? संरक्षण ही तो दे रहे हो। जब आप जो है नजीर पेश करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लगभग 10 मुकदमे थे, आप अपने ही मुकदमे अपनी ही सरकार में वापस लेते हो, तो जब आप ऐसी नजीर पेश करोगे तो आप अपराधियों पर अंकुश कैसे लगाएंगे, आप खुद समझ लीजिए। और अरे सर, मुख्यमंत्री पर अपहरण का थोड़ी ना मामला दर्ज था। संदीप त्रिपाठी जी बात को कहाँ ले जा रहे हैं? उन्होंने किसका अपहरण कर लिया, किसकी हत्या कर दी? हारे हुए लोग इसी तरह की भाषा बोलते हैं। बात सुन लीजिए, जिनको खारिज कर दिया उनका एडीआर समाज में वो इसी तरह की भाषा बोलेंगे। लेकर कई मुकदमे, गंभीर मुकदमे, जिनको अपहरण, हत्या और मुख्यमंत्री के खिलाफ राजनीतिक मामलों को लेकर कोई फर्क नजर नहीं आता। चाहता हूँ जो अभी संरक्षण की बात कर रहे थे हमारे भाजपा के मित्र, मैं उसी पे बात ले जा रहा हूँ कि संरक्षण कहाँ से मिल रहा है? संरक्षण भाजपा से मिल रहा है। आप वही कानपुर की एक घटना देख लीजिए जिसमें अभी जो है ज्योति को बुलाया और भाजपा के पदाधिकारी हैं, उनका नाम आया, उनकी गिरफ्तारी हुई, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा संरक्षण दे रही है। और आप गिरफ्तारी हुई ना, आपकी सरकार की तरफ संरक्षण नहीं दिया हमने, गिरफ्तारी हुई ना उनके खिलाफ। मैं अनुरोध करूंगा कि आप कृपया सुन लीजिए, सुनने का थोड़ा मादा रखिए। इतनी नृशंस घटना पर भी आपको जो है शर्म नहीं आ रही है, ना आपको लिहाज रह गया है। आज जो है पत्रकार के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, लगातार हत्याओं का दौर जारी है, फिर भी आप जो है पाक साफ बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के नहीं चलेगा, आपको सुनना पड़ेगा और जवाबदेह बनना पड़ेगा। और सुनिए गंभीरता से, उसके बाद आप बात रखिएगा। तो जिस तरीके से मैं बात रख रहा था कि आज 31 दिन पहले की घटना है, अभी तक ऐसा नहीं कर पाते हैं। और फिरौती लेने के बाद बताइए, ये फिल्मी स्टोरी हो रही है। आप पिक्चर जैसे देख रहे हैं कि पिक्चर में जैसे सिंघम रोल करता है, वो पैसा जाके देता है फिरौतियों को और पकड़ लेता है, उस तरीके की घटना हो रही है। क्या मजाक चल रहा है? मतलब पिक्चर की स्क्रिप्ट के आधार पर जो है प्रशासन चलेगा और पुलिस चलेगी। जो आप कर रहे हो, आप गिरफ्तारी कर रहे हो, जिनका आपने आज जिक्र किया कि ये लोग इन्वॉल्व थे, आज 21 दिन तक आप क्यों नहीं किए? उसकी हत्या के बाद आप क्यों कर रहे हैं? जब आप 30 लाख रुपए दिला रहे थे तब आप इसका खुलासा क्यों नहीं कर पाए? और रही बात संरक्षण की, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा के लोग संरक्षण दे रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। जैसे हमने बताया, कई उदाहरण मैं दे सकता हूं, लगातार जिस तरीके से मुकदमे वापस लिए हैं इन्होंने अपने लोगों के, अपने पार्टी के लोगों के, तो आप बिल्कुल अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और जो है एक मनोवृत्ति जो है समाज में संदेश जा रहा है कि आप जो है आज जो है अपराधी भाजपा में जाइए और अपने मुकदमे वापस लाइए। तो किस आधार पर आप रोक लगाएंगे? हमारे भाजपा के मित्र बता दें। प्रदीप सिन्हा जी, मैं इनको बहुत पीछे नहीं ले जा रहा हूँ। अभी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2017 से पहले, और इस साइकिल की कैरियर में बैठकर पीछे घूम रहे थे, तो उस सरकार में कितने अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ था, उस वक्त कांग्रेस की मुंह नहीं खुलती थी। भी इन्होंने खुद स्वीकार किया कि भाजपा के लिए आपको सरकार जनता ने चुना, उसी को खत्म करने के नाम पर आप सत्ता में आए। आप बात को समझिए। बस वही बता रहा हूँ, आप ही का चेहरा उजागर कर रहा हूँ, आपने उसी को चेहरा उजागर कर रहा हूँ, आप ही का चेहरा उजागर कर रहा हूँ। वो तो विपक्ष में बैठे हैं ना प्रदीप जी, वो तो अपनी भूमिका निभाएंगे। नहीं, कोई लोग 3 साल में
हमारा सामने चेहरा नहीं आ उजागर गया। करने के पहले आप ये आईना देख पहले से है। लीजिए। उस आईने को देखने के बाद अगर थोड़ी सी पर जाए तो पानी से मुंह धुल लीजिएगा। अभी आपने कहा कि कि भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने कोई अपराध किया, उसको गिरफ्तार किया गया, उसको संरक्षण नहीं दिया गया, आपने ये स्वीकार किया। पुलिस कार्रवाई करती है, बिल्कुल यह भेदभाव नहीं करते हुए कि अमुक कार्यकर्ता किसी पार्टी का कार्यकर्ता है। तो जब आप समझ सकते हैं कि पुलिस अगर निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही है तो समाज के अन्य वर्गों से भी उसको समर्थन मिलना चाहिए। लेकिन उसके पक्ष में अगर आप उठ खड़े होंगे, उसके पक्ष में अगर आप उठ खड़े होंगे और सिर्फ आप बोल लीजिए। तो सर, आपको किसने रोका है? प्रदीप सिन्हा जी, आप सत्ता में हैं, देखिए केंद्र से लेकर राज्य में आपकी सत्ता है, आप सरकार में, आपको किसने रोका है? अगर विपक्ष के किसी नेता का नाम आता है तो आप डालिए ना उसे जेल में। किसने कार्रवाई करने से रोका है? क्या कांग्रेस रोक देगी? क्या संदीप जी रोक देंगे क्या आप? अभी जब इनकाउंटर हुआ विकास दुबे जी का, तो समाजवादी पार्टी ने किस तरह का नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि ब्राह्मणों को सरकार चुन चुन के मार रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के किस वर्ग से अपराधियों को संरक्षण मिलता है। और वो सहयोगी दल कहीं ना कहीं राज्य के अंदर और केंद्र में भी एक साथ गठबंधन किए हुए वैसे लोगों का संरक्षण देते हैं। इसलिए मैंने कहा कि समाज, प्रशासन और राजनीतिक दल, कुछ ऐसे लोग हैं, इस तबके के लोग हैं जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं। तो इनको मिट्टी लग गई, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो इनको सीधा स्पष्ट संदेश चला गया कि ये तो बात कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां जिस तरह से काम कर रही है, अपराध हो रहे हैं, बेशक अपराध हो रहे हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। पत्रकार की जो हत्या हुई वो वाकई दुखद है कि जिस तरह से लोगों ने खुलेआम बेटी बहू की इज्जत बचाने के लिए गए पत्रकार को हत्या कर दी। तो सरकार ने इसे बिल्कुल चुनौती के रूप में लिया। आपने देखा भी होगा कि मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने जिस तरह से कड़ा रुख अपनाया और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं और मुख्य जो रुख है वही पकड़ा जाएगा। खत्म हो गई हो तो मैं बात रखूं? जी बोलिए। जी, अभी आप कह रहे हैं कि विपक्ष से संरक्षण मिल रहा है, तो आपकी सरकार है, आप गिरफ्तार करिए। आप तो कुलदीप सेंगर को तब तक बचा रहे थे जब तक कि उसने परिवार की नृशंस हत्या नहीं कर दी, उस लड़की की जो हत्या नहीं करवा दी, तब तक आप उसका बचाव करते रहे। पिछली सरकार में का आप बचाव करते रहे। सरकार में एक मंत्री थे। गिनाऊं आपको, आप कह रहे हैं कि आप शांति से सुनिए महोदय, भाई साहब आप शांति से सुनिए। मैं भी आपको याद दिला रहा हूँ, मैं भी आपको याद दिला रहा हूँ। पिछली सरकार में एक मंत्री थे सुनिए, बहुत ध्यान से रेप का आरोप लगा था, उसके खिलाफ आप लोगों ने कभी एक शब्द नहीं कहा। तो 2017 में साइकिल के जिसके पीछे बैठे थे, जनता ने हमें नकारा और उसके मैंडेट को हमने स्वीकार किया। और जनता ने आपको सत्ता सिर्फ इसीलिए दी थी कि आपने अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के नाम पर जनता से वोट लिया था। मोदी जी का भाषण फिर से आप यूट्यूब पर चलाकर सुन लीजिएगा, योगी जी का भाषण सुन लीजिएगा, अमित शाह का सुन लीजिएगा। मतलब आपने जनता से इस अपराध मुक्त बनाने के नाम पर वोट लिया। और एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए, आज अपराध में आप हर एक मानक में नंबर 1 पे है। गाय हत्या के मामले में देख लीजिए आप नंबर 1, बलात्कार के मामले में नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1, साइबर क्राइम में नंबर 1। आप अपराध का जो भी मानक होता है आप सब में नंबर 1 पर पहुंचा दिए उत्तर प्रदेश को। फिर भी आप, और पिछली सरकार से अपराध दर बढ़ी है। एनसीआरबी का आंकड़ा पढ़ लीजिएगा, 2019 का आप जारी नहीं कर रहे हो, छुपा रहे हो, 2018 तक का आंकड़ा है, उसमें भी आप देखेंगे तो अपराध की दर बढ़ी है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि अपराधियों पर आप अंकुश लगा रहे हैं? अब रही बात इनकाउंटर की, आप क्या करिएगा? कोर्ट बंद कर दीजिएगा, मतलब जज का कोई काम नहीं रहेगा, न्याय प्रक्रिया पर आपको विश्वास नहीं है। बिल्कुल आपको विश्वास कैसे होगा? जैसे हमने बताया कि भाजपा के नेता अपना मुकदमा अपने सरकार में वापस ले लेते हैं, उनके न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास नहीं रहता है, उनको पता है कि उनको न्यायिक प्रक्रिया में जाएंगे। संदीप जी जल्दी से जवाब ले लेते हैं प्रदीप सिन्हा जी से, समय की भी कमी है हमारे पास। जी प्रदीप सिन्हा जी। इनको शायद याद नहीं आ रहा है कि वैसे अपराधी जो काफी कुख्यात थे राज्य के में, जब उन्होंने सरेंडर किया कोर्ट में, उनको बेल दिया जा रहा तो वो बोल रहे हैं कि नहीं हमको बाहर नहीं जाना, पुलिस से मुझे कहीं न कहीं खौफ है, पुलिस कार्रवाई करेगी। आप समझ सकते हैं कि अपराधियों के मन में एक खौफ पैदा किया है। अपराधियों के लिए जेल सबसे सुरक्षित जगह होती है। संदीप जी जवाब ले लेने दीजिए प्रदीप सिन्हा जी का। प्रदीप सिन्हा जी का जवाब ले लेते हैं जल्दी से। मैंने आपको ध्यानपूर्वक सुना, थोड़ी देर बिल्कुल। तो अपराधियों के मन में हम खौफ पैदा करने में सफल हुए हैं। और कुछ अपराधी जो अति उत्साह में कुछ इस तरह का वारदात कर रहे हैं, उनकी भी वही पत्रकार की हत्या हो रही है, उनकी भी वही हस्र होने जा रही है। आप यकीन रखिए
कि ठीक आप है, देखिए उम्मीद करते हैं सर जो बार बार दावे वादे किए जाते हैं उनको पूरा किया जाए और यूपी में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो कानपुर की पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, आरोपों से लिपटी हुई है इस समय पुलिस। आपको बता दें कि संजीत की हत्या कर दी गई है, अभी तक शव नहीं मिल पाया है संजीत का, उसे नहर में शव को फेंक दिया गया था। बताया जा रहा है कि गोताखोर अभी भी शव को ढूंढने में लगे हुए हैं लेकिन शव नहीं मिल पाया है, ये जानकारी मिली है। 5 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए, उन्होंने पूछताछ में ये जानकारी दी तो ये मसला पूरा खुलकर सामने आया। इस मामले पर अभी तक 11 पुलिस कर्मियों पर गाज गिर चुकी है जिसमें चौकी प्रभारी तक शामिल हैं। इन सभी को निलंबित कर दिया गया है। अब बड़ी बात यहां पर यह है कि लगातार उत्तर प्रदेश से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आखिर कर क्या रही है यूपी सरकार? प्रदेश से अपराधों को खत्म करने का दावा किया गया था योगी सरकार की तरफ से, लेकिन अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और एनसीआरबी के आंकड़े भी कुछ ऐसा ही पेश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि जिस तरह से किरकिरी हो रही है योगी सरकार के इन दिनों, कैसे योगी सरकार इसे डैमेज कंट्रोल कर पाती है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।